स्टूडेंट मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन लेंगे क्योंकि ये चैप्टर डिटेल में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर किसी को डिटेल के साथ ये चैप्टर देखना है तो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो हम देखेंगे जब भी हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं सबसे पहले ऑब्वियसली हमें आंखें चाहिए होती है, बट इसके साथ साथ लाइट भी चाहिए होती है। अगर आप एक डार्क रूम में एंटर करो तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, इवन दो अगर आपके पास आंखें हैं तब भी, क्योंकि वहाँ पर लाइट भी अवेलेबल नहीं है। तो ऑब्वियसली अपने आसपास की सराउंडिंग की चीज़ों को देखने के लिए आपको आंखों के साथ साथ लाइट की भी नीड है। इस चैप्टर में हम लाइट के जो भी फिनोमेना है वो डिटेल से स्टडी करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम आइस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एक्चुअल में लाइट हमारी एनर्जी की एक फॉर्म है, जैसे कि हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है। तो लाइट क्या है? एक्चुअल में एनर्जी ही है। जब हम लाइट की प्रॉपर्टीज को बात करते हैं तो हम कहेंगे लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, चाहिए ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। लाइट के दो टाइप के बिहेवियर होते हैं, एक तो वेव बिहेवियर, एक पार्टिकल नेचर। जब हम लाइट के रिफ्रैक्शन इनकी बात करते हैं, डिस्पर्जन की भी, तो हम लाइट के वेव बिहेवियर से इन चीज़ों को समझा सकते हैं। इसके अलावा लाइट ऑब्वियसली शैडो भी बनाती है, परछाई भी बनाती है। और लाइट की सबसे ज़्यादा स्पीड वैक्यूम में होती है। वैक्यूम में जहाँ पर कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। सेम ही स्पीड हम लाइट की एयर में भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। तो एयर में भी हम लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से काउंट करते हैं। जब हम लाइट के फर्स्ट फिनोमिना रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं अगर एक बॉल को हम दीवार पर मारते हैं और वो वापस हमारे पास आती है, तो इसी टाइप से जब लाइट यहाँ पर पॉलिश सरफेस जैसे कि मिरर होता है उससे स्ट्राइक करती है और बाउंसिंग बैक होती है, तो लाइट के इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन की बात हम पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड सरफेस दोनों से ही बात करते हैं। पॉलिश सरफेस होता है जब सारी की सारी लाइट, जो भी लाइट रेज पैरेलल आती है, पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद एक फिक्स डायरेक्शन में जाती है तो आपको यहाँ पर इमेज मिलेगी। जबकि अनपॉलिश्ड सरफेस के केस में जो भी लाइट रेज पैरेलल आती है वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद अलग अलग एंगल पर बाउंस ऑफ हो जाती है। तो ऑब्वियसली आपको, क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन नहीं मिल रही सारी रेज, तो आपको वहाँ पर कोई इमेज नहीं मिलेगी। जो इसलिए जब भी हम रिफ्लेक्शन की यहाँ पर बात करेंगे, इट मीन्स पॉलिश सरफेस जैसे कि मिरर होता है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। रिफ्लेक्शन की रिगार्डिंग रेगुलर रिफ्लेक्शन ही आपका रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें इमेज मिलती है और इमेज ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब हम रिफ्लेक्शन के लॉज की बात करते हैं हम कहते हैं ये एक पॉलिश सरफेस है, ये इसका फ्रंट व्यू है। इस पॉइंट पर आपकी जो रेज फॉल हो रही है इसको इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, और जो इस पॉइंट से यहाँ पे इस तरीके से जा रही है आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। और इस पॉइंट के परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका नॉर्मल होता है। तो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट लॉ देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये दो लॉ है रिफ्लेक्शन के। जब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट से एक्चुअली में ऑब्वियसली बहुत सारी रेज आती है, पर जब भी हम यहाँ पर आपको इमेज को समझाने की बात करेंगे तो हम यहाँ पर ओनली 2 रेज ही लेके बात करेंगे ताकि आपको ईजिली सब कुछ समझ आ जाए। तो एक्चुअली में इमेज है क्या है? वो पॉइंट है जहाँ पर एटलीस्ट 2 लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आती है, या तो सच में मिलती है या हमें इल्यूजन होता है कि मिल रही है। तो इमेज भी 2 टाइप्स की होती है, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज में हमेशा लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्वियसली मीट होती है, तो आपको रियल इमेज मिलेगी, स्क्रीन पर आप इसको ले सकते हो। और हमेशा उल्टी इमेज मिलेगी, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी इमेज मिलेगी। अब जैसे सिनेमा में आप मूवी देखने जाते हो तो वहाँ पर स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो क्या होती है? रियल होती है। जब हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज की, तो इस केस में यहाँ पर जो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली में मीट नहीं होती है, हमें ऐसा लगता है कि मीट हो रही है, इसलिए ऑब्वियसली रेज सच में नहीं मिलती, तो स्क्रीन पर इमेज आप ले नहीं सकते। आपको वर्चुअल इमेज मिलती है, सीधी इरेक्ट में सीधी इमेज मिलती है। प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा आपको वर्चुअल इमेज ही मिलती है। जब हम प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे हम कहेंगे ये भी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, A' B' आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिल रही है, ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपकी इंसिडेंट रे है जो ऑब्जेक्ट से आ रही है, और यहाँ पर
मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से जाएगी, जो रेज पैरेलल आ रही है वो उसी टाइप से वापस चली जाएगी। अब आप अगर फर्दर एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं पर भी नहीं मिल रही, बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो आपको इस पॉइंट पर यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि मिल रही है, सच में नहीं हो रहा। इसीलिए हमेशा जब भी वर्चुअल इमेज मिलेगी आपको हमेशा डॉटेड लाइन से शो करना है। तो यहाँ पर रेज इस तरीके से हमें लग रहा है कि मिल रही है, तो इट मीन्स आपको A' B' इमेज मिल रही है, एक वर्चुअल इमेज मिल रही है। तो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की इमेज मिल रही है, ऑब्जेक्ट जितना दूर है मिरर से उतनी ही दूरी पर आपको यहाँ पर इमेज मिल रही है और सीधी इमेज मिल रही है। और इसमें आपकी ऑब्जेक्ट से की मिरर से डिस्टेंस आपकी स्मॉल u से शो करते हैं और इमेज की मिरर से डिस्टेंस यहाँ पर स्मॉल v से डिनोट करते हैं। इसके अलावा प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्जन भी शो करता है। लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग है कि प्लेन मिरर में आपको ऑब्जेक्ट की राइट साइड लेफ्ट साइड दिखेगी और ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड मिरर में आपको राइट साइड दिखेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप मिरर में अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो आपको राइट हैंड दिखेगा, वो तो इसी लेटरल या हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन बोलते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है इसका, जब भी हम एम्बुलेंस पर देखते हैं तो इस तरीके से उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है, बट हम सीधा पढ़ते हैं बिकॉज वहाँ पर भी क्या होता है, प्लेन मिरर का यूज होता है। इसके अलावा हम स्फीरिकल मिरर भी देखते हैं। स्फीरिकल मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है, तो इसलिए इन्हें हम स्फीरिकल मिरर बोलते हैं। स्फीरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है, जबकि कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर का काम करता है, क्योंकि जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती है, जबकि कॉनकेव मिरर में जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर कन्वर्ज होती है। इसलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब हम मिरर के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर टर्म्स डिस्कस करेंगे। कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई भी मिरर और टर्म्स हमेशा सेम रहेगी। तो जो भी यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर या कोई भी मिरर हो उसका सेंटर पॉइंट होता है, उसे हम पोल बोलते हैं। और इस मिरर को, ये स्फीरिकल है, जब आप पेपर पर ड्रॉ करोगे आपको 2 डायमेंशनल फिगर सर्कल मिलेगा। इस सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और जो इस सर्कल की रेडियस है उसको हम यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ आपका फोकल लेंथ कहलाता है। जब भी हम कहते हैं जो भी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कॉनकेव मिरर के केस में इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी की सारी जिस पॉइंट पर यहाँ पर कन्वर्ज होती है उसे हम बोलते हैं फोकस। तो ये आपका फोकस ये होगा, इसे कैपिटल F से डिनोट करते हैं। और फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस पर लोकेटेड, ये दोनों ही फोकस हो या पोल हो दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ कहलाती है, इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर रूल्स की बात करेंगे। इमेज फॉर्मेशन होती है जो कॉनकेव मिरर की, जो भी लाइट रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर कन्वर्ज होती है, और जो फोकस से आती है वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है, कोई डेविएट नहीं होगी। और इसके अलावा जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है वो वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती हुई उतनी ही वापस चली जाती है। तो ये 4 रूल है जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रे डायग्राम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉनकेव मिरर में कि क्या क्या यहाँ पर कहाँ पर ऑब्जेक्ट रख सकते हो। तो जब भी हम कहते हैं इन्फिनिटी से आपकी रेज आ रही है, लाइट रेज आ रही है, इट मीन्स बहुत दूर से आ रही है। जब भी बहुत दूर से लाइट रेज आती है वो हमेशा पैरेलल होती है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ए भी है जो कि इन्फिनिटी बहुत दूर रखा हुआ है, इनसे ये लाइट रेज आ रही है और ऑब्वियसली ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आप यहाँ पर देखोगे इस मिरर से कॉनकेव मिरर है, इससे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर कन्वर्ज हो जाएगी और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। तो इस केस में आपको 2 रेज यहाँ पर फोकस पर मिल रही है, तो ऑब्वियसली आपकी इमेज भी क्या होगी, फोकस पर मिलेगी। पॉइंट साइज होगी या बहुत छोटी, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी मिलेगी। ऑब्वियसली रेज सच में मिल रही है तो रियल इमेज मिलेगी और उल्टी इमेज मिलेगी।
जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब इससे भी दूर है, तो उस केस में आपका ऑब्जेक्ट ए भी है, जो लाइट रेज पैरेलल आ रही है फोकस से होती हुई जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। और इस केस में देखोगे आपको यहाँ पर टू रेज मिल रही है, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट की इमेज मिल रही है ए डैश बी डैश, उल्टी इमेज मिल रही है, इसलिए ए डैश नीचे है बी डैश ऊपर है। ऑब्वियसली रियल इमेज मिलेगी, उल्टी इमेज मिलेगी, कहाँ मिल रही है, फोकस ये रहा सी, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में मिल रही है। और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी मिल रही है। जब हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा है तो उस केस में आपको इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेगी। जो रेज पैरेलल और वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होती हुई जाएगी। तो आप यहाँ पर देखोगे ये भी रेज पैरेलल है, फोकस से होती हुई जा रही है, और दोनों रेज कहाँ पर मीट हो रही है, यहाँ पर। तो सेम ऑब्जेक्ट के सेम साइज की आपको इमेज मिलेगी, और रियल और ऑब्वियसली उल्टी इमेज मिल रही है, इसीलिए ए डैश नीचे है बी डैश ऊपर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आपको इमेज मिल रही है। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हुआ, ये रहा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है वो वापस रिफ्लेक्शन के बाद वैसे ही जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। और जो रेज ऑब्जेक्ट से पैरेलल हो रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर से फोकस से होती हुई फोकस से होती हुई जाएगी, और दोनों रेज यहाँ पर मिल रही है। इट मीन्स आपको ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज मिल रही है, उल्टी इमेज मिल रही है, और सी से बियॉन्ड मिल रही है। जबकि ऑब्जेक्ट सी और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था, इमेज आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर मिल रही है। जब हम ऑब्जेक्ट अगर हमारा फोकस पर रखा हुआ है, जो कि ये रहा यहाँ पर फोकस पर ऑब्जेक्ट, जो रेज पैरेलल आ रही है वो फोकस से होती जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। और आप यहाँ पर देखोगे अगर आप इनको यहाँ पर एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं आगे जाके मिलेगी इन्फिनिटी पेयर, और उस केस में आपको बहुत बड़ी इमेज मिलेगी। और जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में, अब आप पोल ये रहा, फोकस ये रहा, बीच में कहीं भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी डिस्टेंस पर, बीच में कहीं पर भी रखोगे तो जो रेज पैरेलल आ रही है ऑब्जेक्ट से वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होती हुई जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। अगर आगे आप एक्सटेंड करोगे तो ये कभी भी नहीं मिलेगी, बैकवर्ड एक्सटेंड करने पर इस पॉइंट पर मिल रही है। तो इट मीन्स आपको ए बी ऑब्जेक्ट की ए डैश बी डैश यहाँ पर वर्चुअल इमेज मिल रही है, सीधी इमेज मिल रही है, और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज मिल रही है। तो आप देखोगे जो हमने 5 केस ऊपर डिस्कस करे थे वहाँ पर रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, और जबकि इस केस में आपको वर्चुअल और सीधी इमेज मिल रही है। तो जब आप यहाँ पर कनकेव मिरर के यूज की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी व्हीकल्स है, टॉर्च है, जो भी है, ये इनमें स्कूटी के हो, कोई भी कार ले लो, इनमें जो हेडलाइट्स होती है ना वहाँ पे कॉनकेव मिरर ही होता है। बिकॉज आपका यहाँ पर जो हेडलाइट्स में जो बल्ब लगा होता है वो आपका फोकस पर रखा होता है, फोकस से इट मीन जो रेज आएगी बल्ब से वो सारी की सारी क्या आएगी, फोकस से होती हुई आ रही है, तो ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, और लाइट बीम आगे क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, जिससे आपको दूर तक दिखाई देगा। इसके बाद एक और भी केस होता है, अगर आपकी यहाँ पर फोकस पर सोलर फर्नेस रख दे, इस मीन सन की हीट से चलने वाली भट्टी, तो ऑब्वियसली सन से जो रेज आ रही है बहुत दूर से आ रही है, और ऑब्वियसली वो क्या आएगी, पैरेलल। जब भी बहुत दूर से रेज आती है तो वो पैरेलल ही होती है। जब वो पैरेलल रेज आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर से फोकस पर कन्वर्ज हो जाएगी, फोकस पर आपकी भट्टी रखी हुई है, ऑब्वियसली वो बहुत हीटअप हो जाएगी और वो चलने लगेगी। तो सोलर फर्नेस में भी यहाँ पर कॉनकेव मिरर ही यूज होता है। जब हम बात करते हैं डेंटिस्ट आपके टीथ चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपके जो टीथ होते हैं पोल और फोकस के बीच में रखे होते हैं, और इस केस में इमेज होती है वो उस डॉक्टर को वर्चुअल और इरेक्ट सीधी इमेज मिलती है। टीथ की आपको बड़ी इमेज दिखने लग जाती है, जिससे डॉक्टर प्रॉपरली आपके टीथ का ट्रीटमेंट कर सकता है, इलाज कर सकता है। तो वहाँ पर भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। इसके अलावा सेविंग करते हो आप, दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, जो भी आपके पेरेंट्स, आपके पापा वगैरह, तो उनमें भी वहाँ पर भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। जब हम कॉन्वेक्स मिरर से यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम कहते हैं जो भी लाइट रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से चली जाती है। और जब हम इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो हमें लगता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ पर, तो हमें लगता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से होती हुई आ रही है। और ऑब्वियसली हमने रूल यही पढ़ा था, इसमें क्या जो पैरेलल आ रही है मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद हमें लगता है कि फोकस से होती हुई आ रही है।
और कॉनकेव मिरर के केस में सच में ही क्या होती है, फोकस से होती हुई जाती है। तो बस इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे हमें इल्यूजन होता है, होती हुई आ रही है, वहाँ पर सच में होता है। और जो भी लाइट रेज यहाँ पर आपकी इस तरीके से आती है वो कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और जब आप इंसिडेंट रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हो, जैसे कि यहाँ रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड किया, तो आपको लगेगा इंसिडेंट रे फोकस से होती हुई आ रही है। तो यही रूल हमने पढ़ा था, जब फोकस से होती हुई सच में आती है, ऐसे लगता है कि फोकस से होती आ रही है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई हमें ऐसे लगता है आ रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे लगता है वापस जा रही है, ऑब्वियसली उस केस में डेविएशन नहीं होगा। रूल सेम ही है, जैसे मिरर में थे वैसे ही यहाँ पर है। कॉन्वेक्स मिरर में है, जैसे कॉनकेव मिरर है, वहाँ पे सच में ऐसा होता है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें इल्यूजन होता है। और ये ऑब्वियसली अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल रेज आएगी, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऐसे लगेगा कि रिफ्लेक्टेड रे फोकस पर कन्वर्ज हो रही है, जबकि ऐसा होता नहीं, हमें इल्यूजन होता है। तो ऑब्वियसली इस केस में वर्चुअल और इरेक्ट, और आप देखोगे बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज मिलती है और फोकस पर ही इमेज मिल रही है। इसके बाद आप देखोगे अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में हुआ, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो उस केस में आपकी जो रेज पैरेलल आ रही है, इस केस में मिरर से होने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि आप पे फोकस से होती है रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे लग रहा है आ रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे लगेगा वापस जा रही है। ये दोनों रेज जब आप बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे यहाँ पर मिल रही है, और यहाँ पर आपको इमेज मिल रही है ऑब्जेक्ट ए बी से ए डैश बी डैश इमेज मिल रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, वर्चुअल है, और ऑब्वियसली सीधी इमेज मिल रही है। तो अगर आप देखोगे तो जो हमारे व्हीकल्स में साइड मिरर जो लगा होता है जिसमें हम बैक व्यू देखते हैं, तो वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ही यूज होता है, क्योंकि इससे क्या होता है व्हीकल में जो पीछे का बैक व्यू है वो सारा का सारा दिख जाएगा, वाइडर व्यू दिखता है, तो आप पीछे से देख सकते हो कि आप पीछे से कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्या। तो इसलिए जब भी हम साइड मिरर की बात करते हैं व्हीकल्स के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है रियर व्यू मिरर की बात करते हैं, वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर ही लगा होता है। और कॉन्वेक्स मिरर इसलिए ऑब्वियसली आपको व्यू सीधा ही दिखता है, तो वर्चुअल ऑब्वियसली इमेज बनती है, और बड़े ऑब्जेक्ट के बड़े व्यू की छोटी इमेज मिलती है, तो इसलिए वहाँ पर हमेशा कॉन्वेक्स मिरर यूज होगा। जब भी हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग, स्फेरिकल मिरर के रिगार्डिंग, तो हम कहते हैं ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका लेंस है। तो जब भी हम बात करेंगे लेंस से, जब आप लेफ्ट साइड कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो हमेशा नेगेटिव होगी। जब आप लेंस से राइट साइड इमेज या राइट साइड जब डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये देखो शो कर रखा है। अगर ऐसे डिस्टेंस मेजर करोगे तो नेगेटिव होगा, ऐसे डिस्टेंस मेजर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। राइट साइड जाओगे मिरर से जब पॉजिटिव डिस्टेंस, और लेफ्ट साइड जाओगे मिरर से जब नेगेटिव डिस्टेंस होगी। अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट हुआ या ऊपर इमेज मिली तो ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। पर अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज मिली, जो कि यहाँ पर ये इमेज बन रही है, वो हमेशा इमेज की हाइट हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो कुल मिला के आप इसको एक्स वाई प्लेन से भी कंपेयर कर सकते हो, जहाँ पर हम आप जो आपका मिरर है इसको ओरिजिन मान सकते हो। हम क्या कहते हैं, मिरर से राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस, लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे एक्स की। जब आप इस लाइन से एक्स एक्सेस से ऊपर की ओर जाओगे तो क्या करेंगे, हम वाई की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नीचे की ओर जाएंगे तो वाई की नेगेटिव वैल्यू। ऐसे कंपेयर करके भी लर्न कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इस चीज़ के अंदर। तो हाँ, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड रखा होता है, सामने रखा होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम स्मॉल यू से शो करते हैं, और ये हमेशा नेगेटिव होगी। जब हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो बिकॉज फोकस यहाँ पर होता है कॉनकेव मिरर के केस में, तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस यहाँ पर होता है, इसलिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। ये देखो जैसे कि यहाँ पर फोकस यहाँ है ना, तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होएगी कॉन्वेक्स मिरर के केस में। मिरर फॉर्मूला होता है हमारा 1/v + 1/u = 1/f। और मैग्नीफिकेशन की जब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की, तो मैग्नीफिकेशन का मीनिंग है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपको इमेज छोटे बड़े या इक्वल साइज़ की किस साइज़ की मिल रही है। तो आपका मैग्नीफिकेशन है एक ओनली रेशो होता है, यहाँ पर कोई इसकी यूनिट नहीं होती है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस m, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, m = माइनस का इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अगर m आपका नेगेटिव हुआ तो ऑब्वियसली आपको इमेज क्या मिलेगी, रियल मिलेगी। अगर आपका m पॉजिटिव हुआ तो इमेज आपकी वर्चुअल होएगी। अगर इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होएगी, अगर ये दोनों बराबर होएंगे तो ऑब्वियसली मैग्नीफिकेशन 1 आ जाएगा, और ऑब्वियसली इस केस में इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर होएगी। और ऐसा केस प्लेन मिरर के केस में होता है।
जब हम बात करें अगर इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है, इट मीन्स अगर ये क्या है, ये छोटा है इमेज से, ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी है इमेज की हाइट से, तो ऑब्वियसली मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा होगा और इस केस में इमेज आपको क्या मिलेगी, ऑब्वियसली बड़ी ही इमेज मिलेगी। और अगर आपकी इमेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट से छोटी है तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, अगर ये वैल्यू बड़ी है इससे तो ऑब्वियसली इस केस में आपका मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा होगा और यहाँ पर इमेज आपको क्या मिलेगी, 1 से कम वैल्यू आ रही है मैग्नीफिकेशन, मीन्स आपको इमेज छोटी मिल रही है। हम ऐसे ही बोलते हैं कि हम जो इमेज है हमें 2 टाइम्स मिली है ऑब्जेक्ट की 3 टाइम्स मिली है, तो इसका मतलब वो मैग्नीफिकेशन दे रखा है। अब ये देखना आपको है +2 है या -2 है। इसके बाद जब हम यहाँ पर प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन हमेशा +1 होता है, ये मैंने बता ही दिया। अगर m आपका पॉजिटिव है और <1 है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा हमेशा। अगर m आपका पॉजिटिव है और 1 से ज़्यादा है तो वो हमेशा कॉनकेव मिरर होगा, और अगर m आपका नेगेटिव है तो वो हमेशा कॉनकेव मिरर होगा। अगर आप समझोगे तब भी ये चीज़ें समझ आ जाएगी, इसमें कोई लर्न करने की बात नहीं है। और किसी को डिटेल में देखना तो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं अगर लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऑब्लिकली एंटर करती है तो वहाँ पर लाइट बेंड हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन के लिए 2 कंडीशन बहुत ज़रूरी है। एक तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, हम वो पानी, ग्लास, एयर कुछ भी ले सकते हैं। और सेकंड थिंग हमारी यहाँ पर होती है कि लाइट हमेशा ओब्लिकली एंटर करनी चाहिए, बिकॉज अगर आपकी लाइट फॉल हो रही है परपेंडिकुलर अब मिरर के ऊपर या यहाँ पर लेंस के रिगार्डिंग कभी भी हम बात करें तो अगर हम कहें आपकी लाइट परपेंडिकुलर फॉल हो रही है मिरर या लेंस पर, कैसे भी बात कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉर्मल के साथ क्या है, पैरेलल है। तो उस केस में चाहिए आप रिफ्लेक्शन देखो या रिफ्रैक्शन देखो, कोई भी मिरर की बात करो या आप लेंस की बात करो, वहाँ पर ना रिफ्लेक्शन होगा ना रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि लाइट हमेशा सीधी निकल जाएगी। तो इसीलिए जब हमने बात कर रहे हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन की, तो लाइट टेढ़ी एंटर करनी चाहिए हमेशा। और लाइट की सबसे ज़्यादा स्पीड वैक्यूम में होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और रिफ्रैक्शन, लाइट बैंड होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, आप यहाँ पर देखोगे ये क्या है, बाहर एयर है, अंदर इसमें पानी भरा हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पर लाइट, ऑब्वियसली एयर क्या है, गैस है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। लाइट की स्पीड कहाँ पर ज़्यादा होती है, डेंसिटी कहाँ, सबसे पहले कौन सा डेंसर मीडियम ज़्यादा है, ऑब्वियसली वाटर ज़्यादा डेंसर होता है एयर से। तो लाइट की स्पीड ज़्यादा कहाँ होगी, एयर में ज़्यादा होगी, गैस में ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली वाटर के। तो इसलिए लाइट जैसे ही वाटर में एंटर करेगी स्पीड कम हो जाएगी और ऑब्वियसली लाइट थोड़ी बेंड हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर स्पीड कम हो गई है। तो ये सबसे मेन रीजन है रिफ्रैक्शन का, वो क्या है, लाइट की स्पीड चेंज होती है। जब भी हम रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं तो आप ये डेली लाइफ में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आप देखोगे स्विमिंग पूल में जब पानी भरा होता है तो आपको उसका बॉटम थोड़ा रेज दिखेगा, वो उसकी डेप्थ कम दिखेगी। इसके अलावा अगर आप एक ग्लास के अंदर, कोई भी ग्लास ले लो, उसके अंदर पानी भर दो और उसके अंदर पेंसिल स्टिक डालो तो स्टिक आपको बेंड दिखेगी, जबकि रियल में वो सीधी है, सीधी ही रखी हुई है, बट आपको वो क्या दिखेगी, बेंड दिखेगी, क्योंकि ये भी रिफ्रैक्शन ही है। इसके अलावा अगर आप एक ग्लास टम्बलर में, ग्लास में ही भरना है, जो कांच का ग्लास होता है, उसके अंदर अगर आप लेमन रख दोगे और उसके अंदर पानी भर दोगे तो आप बाहर से देखोगे साइड से तो आपको वो लेमन बड़ा दिखेगा। और इसके अलावा अगर आप एक ग्लास, इसके अलावा अगर आप लेटर्स, कुछ प्रिंटेड लेटर्स देखोगे और उसके ऊपर एक ग्लास सीट रखी होगी, उन लेटर्स के ऊपर ग्लास सीट रख के देखोगे, थोड़ी मोटी होनी चाहिए ग्लास स्लैब, मतलब थिक ग्लास सीट, तो आपको वो लेटर्स क्या दिखेंगे, रेज दिखेंगे। ये सारे के सारे रिफ्रैक्शन के फिनोमिना है। जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात करते हैं ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन की, ग्लास स्लैब मीन थिक ग्लास सीट है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये रेक्टेंगुलर ग्लास सीट है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे आ रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जैसे ही लाइट ग्लास में एंटर करेगी, सॉलिड है, ज़्यादा डेंसर है एयर के कंपैरेटिवली, तो यहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो जाएगी और लाइट बेंड हो जाएगी। अगर लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होएगी, और जैसे ही लाइट यहाँ पर बाहर जाएगी इस सरफेस से, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होएगी, अंदर स्पीड कम थी, तो ऑब्वियसली लाइट क्या हो जाएगी, लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखोगे लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, अंदर कितनी बेंड हुई है, थीटा एंगल से, तो उतनी एंगल यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखोगे जितना एंगल अंदर की साइड बेंड हो रही है उतना ही एंगल बाहर की साइड बेंड हो रही है। तो इट मीन्स जो ग्लास स्लैब के अपोजिट सरफेस है, पैरेलल सरफेस है, ये सरफेस क्या है, इसके पैरेलल है, तो इक्वल एंड अपोजिट
अमाउंट इक्वल अमाउंट में और अपोजिट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेंड होगी, जितना अंदर की ओर बेंड हो रही है इस सरफेस से, इतना ही इस पैरेलल सरफेस से बाहर की ओर बेंड हो रही है। तो आप यहाँ पर देखोगे, इसलिए जो रेज है आपको इस तरीके से पैरेलल दिखेगी, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा यहाँ पर और आपको दिखेगा कहाँ पर, यहाँ पर, तो इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि आपको कहाँ पर चीज़ दिखेगी, इधर और थी इधर, तो कुल मिला के आपकी इतनी डिस्प्लेस हो जाएगी। तो जब भी हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपका डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ग्लास स्लैब के, अभी आगे डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और ग्लास स्लैब कितनी मोटी है इस पर डिपेंड करता है। तो जब हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन के लॉज की बात करते हैं तो हम कहेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। इसके अलावा स्नेल लॉ होता है, ये कहते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका साइन अपॉन एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका साइन अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का जो रेशो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और इसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हो। अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा हो, तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर लिया क्लास 10th में, तो आप ये दोनों वैल्यू निकाल के उस मीडियम का वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर में जब हम इसी चैप्टर में जब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आप देखना, नहीं किया तो ऑब्वियसली फर्दर कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो कोई आपसे स्नेल लॉ पूछे तो यही होता है, साइन आई अपॉन साइन आर आपको हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, तो यही स्नेल लॉ कहते हैं यहाँ पर। जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, इसके अलावा भी फॉर्मूला होता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो हम कहते हैं इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। हम कहते हैं वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी मीडियम 1 में अपॉन लाइट की वेलोसिटी मीडियम 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अगर हम कहें सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो पहले सेकंड मीडियम 2 लिखेंगे, फिर फर्स्ट मीडियम लिखेंगे n लिखेंगे, तो नीचे किसकी लिखेंगे, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड और ऊपर लिखेंगे दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ऐसे ही अगर फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हम नीचे लिखेंगे फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, और ऊपर लिखेंगे सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड। अगर आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे n=c, यहाँ पर होता है एयर में लाइट की स्पीड, वैक्यूम में भी कंसीडर कर सकते हो क्योंकि दोनों में नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है, अपॉन में उस मीडियम में लाइट की स्पीड। सी आपको दे भी रखा सकता है, ना भी दिया हो, आपको याद होना चाहिए लाइट की स्पीड ये होती है। जब हम यहाँ पर कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पर जैसे कि यह एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, आप कह सकते हो। अगर ये ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा, और ये कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, कुल मिला के ऐसे कह सकते हो। तो आप यहाँ पे कहोगे जो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं तो उसको ऐसे शो करते हैं, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का अगर हम एयर के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो इसे ऐसे शो करते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से शो कर सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इस टाइप से भी लिख सकते हो। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का एयर के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं। जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर हाईएस्ट आज तक 2.42, ऑब्वियसली इसका भी कोई यूनिट नहीं होगी, एक रेशो ही तो है ये। तो इसका मीनिंग होता है लाइट की स्पीड है ना जो डायमंड के अंदर 1/2.42 टाइम्स लेस है कंपैरेटिवली वैक्यूम के। ये क्वेश्चन भी यूजुअली पूछा जा सकता है कि अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या किसी का भी हो उतने ही टाइम्स वो कम या ज़्यादा हो जाएगा। जब हम डायमंड की बात कर रहे हैं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है क्या, डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड 1/2.42 टाइम्स लेस होगी कंपैरेटिवली वैक्यूम से। और क्यों होगी ये देखो, आप यहाँ पर देखोगे हमने क्या कहा था, ये रहा, इसी से मैंने वेलोसिटी निकाल ली है डायमंड की, यहाँ पर सी आ गया और यहाँ पर क्या हो गया 2.42 ये आ गया। अब आप अगर इसको यहाँ पर डायमंड में लाइट की स्पीड निकालोगे तो ऑब्वियसली जो ये ऊपर सी की वैल्यू है इसको 2.42 से डिवाइड करोगे, इतने टाइम्स कम हो जाएगी ये चीज़। तो इसीलिए हम कहते हैं डायमंड में लाइट की स्पीड कम होती है कंपैरेटिवली वैक्यूम से, और कितनी, इतनी। इसके बाद आप देखोगे हमेशा जब भी हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात करते हैं, बिकॉज वहाँ पर लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम लाइट की स्पीड कैसे पढ़ते हैं,
इस टाइप से n इज इक्वल टू C/V। यहाँ पर हम एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, आप कोई और भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो हम कहेंगे अगर लाइट डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्पीड v की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाएगी, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही आएगी। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मीनिंग क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। और जबकि ऑप्टिकली रेयर मीडियम का क्या है, रेयर मीडियम के केस में लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, इट मीन्स v की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये सारी टर्म कम हो जाएगी। तो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो वहाँ पर क्या होगी, रेयर मीडियम होगा, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो वहाँ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की अब बात करेंगे। और ये आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसा कि लाइट एंटर कर रही है यहाँ रेयर टू डेंसर मीडियम में, क्योंकि यहाँ स्पीड कम होगी तो नॉर्मल के पास बैंड होगी। ऐसे तो यानी या आगे की ओर बढ़ेगी, पीछे की ओर ही जाती है जब भी स्पीड कम होता है। और जब डेंसर टू रेयर में जाएगी ऑब्वियसली यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए नॉर्मल से दूर हो जाएगी। जब हम यहाँ पर हमने मिरर के रिगार्डिंग सब कुछ डिस्कस कर लिया, अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर स्फेरिकल लेंस की बात करेंगे। यहाँ पर हम स्फेरिकल लेंस की बात करेंगे तो हम कहते हैं अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड हो जिसके दो सरफेस और दोनों या कोई एक सरफेस कर्व्ड हो तो इन्हें हम बोलते हैं स्फेरिकल लेंस। तो आप देखोगे इसमें एक बाउंड सरफेस प्लेन है, दूसरा बाउंड सरफेस क्या कर्व्ड आउटवर्ड है, तो ये आपका होगा प्लेनो कॉन्वेक्स। अगर दोनों ही बाउंड सरफेस ट्रांसपेरेंट मीडियम आपके दोनों ही के दोनों कर्व्ड आउटवर्ड हुए तो इसे बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स। जब भी हम बाई कॉन्वेक्स की बात करेंगे इट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। और ऐसे ही एक सरफेस बाउंड सरफेस आपका प्लेन हुआ और दूसरा बाउंड सरफेस आपका अगर कर्व्ड इनवर्ड हुआ तो इन्हें हम कॉन्केव लेंस बोलेंगे। और दोनों ही बाउंड सरफेस ट्रांसपेरेंट मीडियम हो और साथ में कर्व्ड इनवर्ड हो तो इन्हें बाई कॉन्केव बोलेंगे। और बाई कॉन्केव को ही हम एक्चुअल में कॉन्केव लेंस कहते हैं। तो आप देखोगे ये बीच में से मोटे होते हैं कॉन्वेक्स लेंस और साइडों से पतले होते हैं और ये कन्वर्जिंग का काम करते हैं। तो ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि जो भी रेज पैरेलल आ रही है फोकस के वो सारी की सारी लेंस से पास होने के बाद हमेशा फोकस पर कन्वर्ज होएगी। कॉन्वेक्स लेंस के केस में कन्वर्ज होती है तो कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। जबकि कॉन्केव लेंस के केस में जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा डाइवर्ज होती है तो इसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे जब हम रूल्स की बात करेंगे सेम वैसे ही है जैसे मिरर में होते हैं। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो लेंस से पास होने के बाद फोकस पर कन्वर्ज होगी कॉन्वेक्स लेंस के केस में, क्योंकि वहाँ तो सच में रेज मीट होती है ना। और जो फोकस से होती आ रही है वो लेंस से पास होने के बाद एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से वापस चली जाएगी और बिल्कुल भी डेविएट नहीं होएगी। तो एक चीज़ और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर टर्म्स की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, और तो सारी की सारी टर्म जैसे हम मिरर में देखते हैं वैसे ही होगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट है वो आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं जो भी लेंस का यहाँ पर सेंटर पॉइंट होता है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर से डिनोट करते हैं। ये फोकस F1 है, ये फर्स्ट फोकस है, ये सेकंड फोकस है। और एक बात और, यहाँ पर लेंस के केस में हमेशा आपको 2 फोकस मिलेंगे तो इसलिए हम बोलते हैं फोकस का प्लूरल फोकी होता है, तो आपको 2 फोकी मिलेंगे। ये फोकी 1 है, ये फोकी 2 है। वो इसलिए अगर आपकी इंसिडेंट रेज यहाँ पर आ रही है तो ऑब्वियसली वो लेंस से पास होने के बाद यहाँ पर कन्वर्ज होएगी तो ये आपका फोकस होगा इन रेज के लिए। बट अगर आपकी रेज ऐसे आ रही है तो वो इस लेंस से पास होने के बाद यहाँ पर कन्वर्ज होएगी और उस केस में इन रेज के लिए इंसिडेंट रे के लिए फोकस ये होगा। तो ऑब्वियसली कहीं पे भी आ सकती है। जनरली जब भी हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं इंसिडेंट रेज को लेफ्ट साइड लेते हैं और फोकस हम सेकंड साइड लेते हैं। बट आपकी डिस्टेंस बिकॉज ये दोनों ही को फोकी है तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाएगी और ये दोनों ही फोकल लेंथ होगी। ये भी फोकल लेंथ है, ये भी फोकल लेंथ है और दोनों ही सेम होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी। और इसके अलावा जो 2F2 से O के बीच की डिस्टेंस है, कुल मिलाकर 2F और O के बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा फोकल लेंथ का डबल होती है। ये भी डबल होगी और ये भी डबल होगी। F1 के रिस्पेक्ट में ये 2F1 है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही है, तो कुल मिला के फोकल लेंथ का डबल होएगा 2F1 और ऐसे ही 2F2 भी डबल होगा फोकल लेंथ का। बस इतना ही डिफरेंस होता है और कोई बात नहीं है। बट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे अगर आपकी इंसिडेंट रे जैसे है कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो आप लेंस से पास होने का फोकस आपका यहाँ होगा तो ये इस तरीके से आप क्या लोगे, फोकल लेंथ लोगे। ऑब्वियसली पॉजिटिव लोगे कॉन्वेक्स लेंस के केस में। जब हम इमेज की बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से तो सारी वैसे ही कहेंगे। अगर ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी पे है तो जो रेज पैरेलल आ रही है
इस लेंस से पास होने के बाद आपको यहाँ पर मीट होगी और यहाँ पर आपको फोकस पर ही इमेज मिलेगी, उल्टी इमेज मिलेगी और रियल इमेज मिलेगी और पॉइंट साइज या फिर बहुत छोटी इमेज मिलेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f1 से भी दूर हुआ, इट मीन डबल फोकल लेंथ से भी दूर हुआ, तो उस केस में लेंस से रेज पास होने के बाद ऑब्जेक्ट से यहाँ पर आपको ये छोटी इमेज मिलेगी और फोकस और 2f2 के इट मीन डबल फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर आपको इमेज मिलेगी, f2 और 2f2 के बीच में इमेज मिलेगी और छोटी मिलेगी और उल्टी इमेज मिल रही है। अगर आपका ऑब्जेक्ट डबल फोकल लेंथ पर रखा हुआ तो आपको जो इमेज है वो डबल फोकल लेंथ पर ही मिलेगी, रियल मिलेगी, उल्टी मिलेगी और सेम साइज की मिलेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट डबल फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर रखा हुआ तो उस केस में आपकी जो इमेज है डबल फोकल लेंथ से भी दूर बनेगी, इट मीन 2f2 से भी दूर बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। ये देखो बड़ी इमेज मिल रही है और रियल और उल्टी इमेज मिल रही है। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर ही रखा हुआ तो आपकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे कहीं जाकर मिलेगी और बहुत बड़ी इमेज मिलेगी और इस केस में भी आपको रियल और उल्टी इमेज मिलेगी। ज़्यादा डिस्कशन हमने इसलिए नहीं किया इन चीज़ों का अब, क्योंकि अभी हम जस्ट मिरर के केस में सारा का सारा डिस्कस करके आए हैं। आप कॉनकेव मिरर को कॉन्वेक्स लेंस के साथ कंपेयर करके लर्न करना, आपको 5 मिनट में सारी चीज़ें याद हो जाएगी। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इस पूरे चैप्टर में 2 चीज़ें, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, यही तो है इसके अंदर। क्योंकि जब हम कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो उनमें तो केस कम ही होते हैं, तो इसलिए तो मेन यही चीज़ें है। आगे हम समरी भी करेंगे ना जब इन दोनों मिरर और लेंस की, तो आप देखना कितना ईजी है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ, मतलब फोकल लेंथ से भी कम डिस्टेंस पर रखा हुआ, तो उस केस में आपको लेंस के सेम साइड देखो यहाँ पर इमेज मिल रही है। और ये एक ओनली केस है लेंस के भी केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कि आपको वर्चुअल और इरेक्ट सीधी इमेज मिल रही है और ऑब्वियसली आपको बड़ी इमेज मिल रही है। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होते जो हम चीज़ों को मैग्नीफाई बड़ा करने के लिए देखते हैं, वहाँ पे आपके कॉन्वेक्स लेंस के इस केस का यूज होता है, जिससे आपको चीज़ें क्या दिखती है, बड़ी दिखती है। इसके बाद जब हम लॉज की बात करेंगे कॉनकेव लेंस से, तो आप यहाँ पर देखोगे जो भी लाइट रेज यहाँ पर पैरेलल आती है वो कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्टेड रे ऐसे लगेगा फोकस से होती हुई जा रही है, और जो भी लाइट रेज यहाँ पर फोकस से होती हुई आ रही है हमें ऐसा लगता है कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और जो भी लाइट रेज यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से पास होएगी वो लेंस कोई भी ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली जाएगी, डेविएट नहीं होएगी। तो यहाँ पर ओनली 2 ही केस होते हैं, जैसे हमने मिरर के केस में देखे थे, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो अगर इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट है तो उस केस में इस लेंस से पास होने के बाद ऑब्वियसली बहुत दूर से जब भी रेज आएगी ना इन्फिनिटी से, वो रेज हमेशा पैरेलल ही होएगी। तो ये जो पैरेलल रेज आ रही है, क्योंकि दूर से आ रही है ना, तो बीच में आती आती ज़्यादा दूर से कोई चीज़ चलेगी तो पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये डाइवर्ज हो जाएगी, देखो डाइवर्ज हो रही है। और जब आप इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि वो फोकस पे होती हुई, फोकस से रिफ्रैक्ट हो रही है, तो आप फोकस से होती हुई जा रही है, रिफ्रैक्ट तो ऑब्वियसली लेंस से ही हो रही है। तो आपको एक्चुअली जो इमेज है वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी, सीधी इमेज मिलेगी, इरेक्ट मतलब सीधी मिलेगी और फोकस पर इमेज मिलेगी। और पॉइंट साइज यहाँ पर देखो बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज या बहुत छोटी मिलेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हुआ, ये देखो ये इन्फिनिटी तो कहीं दूर हो सकता है और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है ऑब्जेक्ट आपका, ये रहा, कहीं भी रख सकते हो। 2f1 या डबल फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर भी रख सकते हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में भी रख सकते हो, कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट रखो, ये रखा हुआ। तो जो रेज आएगी वो इस लेंस से पास होने के बाद डाइवर्ज होगी, बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो आपको ऐसे लगेगा इस पॉइंट पर मिल रही है। ऑब्वियसली आपको ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज मिल रही है, सीधी इमेज मिल रही है और ये वर्चुअल मिलेगी, तभी तो डॉटेड लाइन से शो की गई है। और इमेज मिल कहाँ रही है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज मिल रही है। बस आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं होना चाहिए। तो इसके बाद देखोगे साइन कन्वेंशन सेम होगा जैसे हमने मिरर के केस में पढ़ा था, बस यहाँ पर क्या हम ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं, कुल इतना ही डिफरेंस है। फोकल लेंथ हमने पढ़ लिया, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होगी, कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस में फोकस कहाँ होता है, यहाँ। तो आप यहाँ पर डिस्टेंस ऐसे लेफ्ट साइड जाओगे ना तो यहाँ पर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, सेम कन्वेंशन होगा, मैंने बोला तो था।
लेंस फॉर्मूला 1/v-1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आप ऐसे करके याद कर सकते हो कि लेंस में लाइट क्या होती है, दूसरी साइड जाती है, इसलिए यहाँ पर बीच में माइनस आता है, जबकि मिरर के केस में यहाँ पर प्लस होता है। मैग्नीफिकेशन यहाँ पर जब हम बात करेंगे सेम होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जबकि हम अगर डिस्टेंस के रिगार्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, आपका मैग्नीफिकेशन शो करेगा लेंस के केस में। जब हम यहाँ पर लेंस की पावर की बात करते हैं तो हम कहते हैं लेंस की पावर होती है वो फोकल लेंथ का क्या होती है, यहाँ पर रेसिप्रोकल होती है या इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स अगर आप फोकल लेंथ इंक्रीज करोगे पी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f। एफ स्मॉल एफ यहाँ पर आपका फोकल लेंथ को शो करता है लेंस की। अगर एफ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये सारी टर्म कम आ जाएगी, इट मीन्स पावर कम हो जाएगी, और अगर एफ आपका घटेगा तो ऑब्वियसली ये चीज़ बढ़ जाएगी आपकी और पावर बढ़ जाएगी। तो आप ऐसे कह सकते हो अगर फोकल लेंथ कम होएगी, कोई भी लेंस लो आप, कॉन्वेक्स लेंस लो या कॉनकेव लेंस लो, अगर फोकल लेंथ कम होएगी तो आपकी पावर ज़्यादा होएगी। पावर ज़्यादा होने का मतलब है कि वहाँ पर लाइट कन्वर्ज या डाइवर्ज होने के लिए ज़्यादा पावर लगा रही है। पावर का मीनिंग क्या है कि लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करना है। कन्वर्जिंग लेंस के केस में कन्वर्ज करेगी, डाइवर्जिंग लेंस के केस में डाइवर्ज करने के लिए ज़्यादा पावर लगा रही है। बिकॉज यहाँ पर आपकी कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी हमेशा पॉजिटिव होएगी। और अगर हम लेंस के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे P इज इक्वल टू P1 प्लस सारे लेंस